हाय गाइस। इस भाग में हम मैथ के प्रश्नों को हल करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे सीटेट की परीक्षा की दृष्टि से। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने देखते हैं। ये आपका पेडागोजी से संबंधित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। देखिए, ऐसा कौन सा उद्देश्य नहीं है वो आपको बताना है, क्योंकि प्रश्न पूरा पढ़ने से अच्छे पहले प्रश्न को ही अच्छे समझ लीजिए, क्योंकि जहां प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो पेडागोजी आपसे गलत हो सकती है। तो इन्होंने पूछा है कि प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है, वो आपको बताना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। ये सही है, बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना। दूसरा है समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना। गणित का एक मुख्य मोटो यही होता है कि बच्चों के अंदर समस्या समाधान के कौशलों को जागृत करना होता है या उनको बढ़ाना होता है। तो ये भी सही है। गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना, हाँ ये बात सही है। बच्चों को अगली क्लास के लिए जो सिलेबस होता है उससे संबंधित उसे पिछली क्लास में सिखाने की कोशिश की जाती है, इसीलिए उन्होंने कहा है गणित में उच्चतर पढ़ाई की तैयारी कराना। अब रहता अगला, बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना। ये वाला इसका गलत है, ये उद्देश्य नहीं होता है। हमारा जो उद्देश्य होता है वो इन 3 बिंदुओं में समाहित है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। देखेंगे पहला प्रश्न, विकल्प ये देखिए क्या कह रहा है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो जो है आपका थर्ड ऑप्शन सही है। संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त, जो मूर्त है से अमूर्त रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो है जो सही क्रम होता है वो ये होता है कि सबसे पहले मानसिक चित्रण किया जाता है, यानी कि मानसिक इसके जो मानसिक चित्रण की प्रक्रिया होनी चाहिए। उसके बाद उस पर विश्लेषण होता है, विश्लेषण के बाद औपचारिक निगमन करते हैं, उसके बाद फिर अनौपचारिक निगमन करते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही होता है वो तीसरा ऑप्शन मिलता है, मानसिक चित्रण फिर विश्लेषण उसके बाद औपचारिक निगमन फिर अनौपचारिक निगमन। ये इसका श्रेणी क्रम सही है, जो ज्यामितीय को ज्यामितीय समझ को विकसित करने के लिए जो श्रेणी क्रम है वो यही है। तो अगला प्रश्न देखेंगे। तो इसमें कौन सा कथन सही है वो आपको देखना है। तो पहला कथन उन्होंने दे रखा है, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो स्थानीय मान सिखाना है, उस समय हम शून्य का परिचय देंगे तो ये गलत पड़ेगा, क्योंकि बच्चे को वहाँ शून्य समझ में नहीं आया। पढ़ाई जाने वाली संख्या प्रथम शून्य होनी चाहिए। शून्य अगर हम शुरुआत में पढ़ाते हैं तो बच्चे की बहुत कम समझ में आएगा, ये भी चीज़ फैक्ट है एक। हम जो सिखाते हैं शुरू से 1 से सिखाते हैं बच्चों को, क्योंकि वो सरल पड़ता है। और शून्य को फिर हम जो संख्या का ज्ञान हो जाए उसे, उसके बाद हम शून्य का जो है बताते हैं परिचय। तो अगले अब कॉलम देखिए, बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। हाँ ये सही है, बच्चों में संख्याओं का ज्ञान अगर हो जाए तो उसके बाद शून्य का परिचय देना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में कहा इन्होंने, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित संक्रियाओं की योजना बनाता है। देख, कोई भी आप संकल्पना बता रहे हैं, सबसे पहले ये चीज होती है कि उन्हें जो है सबसे लास्ट का जो ऑप्शन रहता है वो ब्लैक बोर्ड पर चिन्हित करना उसको। अब आधा है तो ब्लैक बोर्ड पर उसको आधे को इंगित करेंगे चिन्ह के माध्यम से, वो सबसे लास्ट में आना चाहिए। तो इसमें देखिए जो बी ऑप्शन है ये सबसे लास्ट में आएगा, केवल बी इन दोनों में लास्ट में आया हुआ है। अच्छा, इससे पहले ब्लैक बोर्ड पर लिखने से पहले हमें उसे शब्दों के द्वारा बच्चे को समझाते हैं कि आधा क्या है। तो इन्होंने कहा है, देखो कहानी या शब्दों के प्रयोग से आधा प्रदर्शित करना, ये डी ऑप्शन है।
तो बी से पहले डी होना चाहिए जो कि यहीं पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे देखिए ये हो जाता सही, फोर्थ ऑप्शन। जब इसमें देखा है सी पहले, तो सी में देखिए क्या है, बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करता है। मैंने आपको पहले भी एक प्रश्न ऐसे ही वीडियो में आया था, पिछली वीडियो में, तो मैंने बताया था आपको, अगर बच्चों को हमें कोई भी प्रश्न कोई पॉइंट समझाना है तो उसको भौतिक रूप में पहले हम मूर्त अवस्था में उन बच्चों को दिखाते हैं और समझाते हैं कि ये है क्या चीज़। जैसे आधा क्या है, तो हम कोई पदार्थ लेंगे या कोई ऐसी चीज़ लेंगे जिसको आधा करके दिखाएंगे, ये आधा है देखिए, है ना। तो वो एक होगा जैसे बहुत सारे मूर्त पदार्थों को आधे में विभाजित करना, ये पहला पॉइंट हो गया। जो दूसरा है, उन्हें विभाजित करने के बाद चित्र द्वारा दिखाना, उन्हें चित्र दिखाता है कि जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया है। जो जैसे मान लीजिए कोई आपके पास है, उस पर डायग्राम में दिखा दिया जाए कि ये आधा हो गया यहाँ से, ये दूसरा स्टेप हो जाता है। तीसरा, उन्हें शब्दों के माध्यम से समझाया जाता है, क्योंकि पहला तो हमने देखो जो भौतिक वस्तु हैं उनको आधा किया, उनको फिर चित्र के माध्यम से समझाया और फिर शब्दों के माध्यम से समझा, और लास्ट में ब्लैक बोर्ड पे हम उसे चिन्हित करेंगे। ये क्रम होता है। तो इसका जो ऑप्शन सही होता है वो चौथा वाला सही होता है, CADB। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 और कक्षा 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो देखिए सही कौन सा है उसे आप इसमें से बताएंगे। तो पहला ऑप्शन है, कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। तो केवल मौखिक पढ़ाएंगे तो जो है उनको जो लेखन वर्क है वो नहीं मिलेगा, तो बच्चे कम जो है लेखन में निपुण हो पाएंगे। तो हमें दोनों काम देने होते हैं, एक मौखिक और लिखित जो है। दूसरा ऑप्शन दिया गया, गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। हाँ, ये सही है कि हमें अपने गणित विषय को अन्य विषयों से जोड़ना चाहिए। जैसे कला है, जैसे कला में अब कैसे जोड़ा जाए, कोई ऐसे उन्हें डायग्राम बनाना है तो उसमें गणित का प्रयोग करके ही डायग्रामों को बनाना चाहिए। और भाषा है, तो भाषा में भी गणित का ही मतलब उसमें समाकलन करना चाहिए, तो जिससे कि ये विषय जो है गणित से जुड़ी रहें। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने न्यूमेरिकल है। इन्होंने कहा है 1001 गुणा 111 बराबर इतने प्लस 11 गुणा कितने। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही है। तो इसमें प्रश्न को हल करेंगे, देखिए किस तरह से करना है। तो देखिए अगर हम 111 का गुणा 1 में करेंगे तो 111 आएगा, लेकिन पिछले 2 डिजिट देखिए 0 हैं इधर, तो हम 3 अंक तक उसे संख्या को लिख सकते हैं जितना भी 1 में गुणा करके आए, तो 3 ही अंक बैठ रहे हैं 111। जब 111 गुणा 1 में करेंगे तो 111 बनेगा, कितना बनेगा 111। फिर 111 का चलो मान लीजिए 1 लिखेंगे तो फिर 11 हासिल में चला जाएगा, तो 11 में से फिर 1 आएगा इस 0 के स्थान पे और दूसरा 1 आएगा इस 0 के स्थान पर, जब जो जोड़ेंगे इसमें 0 में तो इसे, ठीक है। अच्छा, फिर अगला क्या है 111 का, फिर देखिए इसमें गुणा करेंगे 1 में तो 111 का मतलब 111 यहाँ पे फिर आ जाएगा। यानी आपकी जो संख्या बन रही है गुणा करने पर वो 1 1 के 6 अंक बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये आपकी गुणनफल हो गया इसका। उधर क्या है आपका 11 और 0 4 टाइम है, प्लस 11 गुणा इधर मान लीजिए जो ज्ञात करना वो x मान लिया हमने, क्या मान लिया x। अब इस संख्या को जब इसमें इधर लाएंगे तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, तो ये संख्या इस वाली में से घट जाएगी। तो घटाएंगे कैसे, देखिए इसमें से घटाएंगे तो 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा, यानी 4 डिजिट हैं इनकी जगह पे 4 1 1 के योग्य तो आ जाएंगे, 1 2 3 4। अब 2 अंक हैं आपके 1 1 के, वो 1 1 के यहाँ पे हैं तो इनमें घटाएंगे 0 बचेगा, पीछे 0 है लगाना लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं, संख्या इतनी बचेगी। तो बराबर उधर है 11 गुणा x। तो आप बताइए कि जब हम इधर 11 गुणा कर रहे हैं तो इधर लाइन में भाग होगा, तो भाग करें तो x बराबर जो आएगा आपका वो आएगा 11 11 बटे 11। अब जब
इसे काटेंगे कितनी बार कटेगा, वो 100 बार कटेगा, क्योंकि 11 का भाग करेंगे 11 में तो एक बार गया, फिर 1 में भाग देंगे नहीं जाने का 0, फिर 11 हो जाएंगे इस अंक को लेकर के, तब आपका 11 बार ये भाग जाएगा। ठीक है, तो 101 बार भाग जाएगा इसमें। तो जो x की वैल्यू 101 आई वो ऑप्शन नंबर 2 में है। तो सबसे पहले करना क्या है, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, जो कि ये आएगा, इस संख्या को उसमें से घटा देंगे, तो घटाने पर संख्या ये बच रही है, उसमें इस 11 का भाग कर देंगे, जो आएगा 101 वो उसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपके सामने, यदि 12,201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 26,59 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 गुणा खाली जगह, तो खाली स्थान में क्या आएगा ये आपको बताना है। सीटेट में इसी प्रकार के प्रश्न आपके सामने रखते हैं। देखिए इस संख्या में 5 का स्थानीय मान क्या है बताइए आप। 5 के बाद जितने अंक आए हैं उनको सबको 0 करके लिख दीजिए। तो यहाँ पर 5 और इसके आगे देखो 3 डिजिट हैं, तो उन 3 डिजिटों को शून्य के रूप में यहाँ लिखते हैं। ये इसमें 5 का स्थानीय मान हो गया। तो इसे जो है आप इस तरह समझ लीजिए कि हमने यहाँ पे 5 के आगे 3 जीरो लिख दिए, पहला ये स्टेप पूरा हो गया। अगले स्टेप में देखिए क्या कह रहा है वो, 26,59 में 6 का स्थानीय मान ज्ञात करना है आपको। तो देखिए 6 के आगे 2 डिजिट हैं और ये देखिए प्लस का चिन्ह है, इसलिए उन्हें प्लस का चिन्ह लगा करके 6 का स्थानीय मान निकाल रहे हैं। 6 के आगे 2 डिजिट हैं तो 2 जीरो लगा दिए हमने, बराबर है आपका 7 गुणा एक्स। एक्स मान लिया जिसका हमें मान ज्ञात करना है। तो अब आप ये बताइए कि अगर 5 4 में 600 जोड़ देंगे तो 5600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5600। तो ये आप मान लिए आपके यहाँ पे है 5600 हमने लिख दिया। यहाँ एक्स था, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, उससे बराबर 7 गुणा एक्स। अब 7 का भाग 56 में देंगे तो 8 बार जाता है, लेकिन 2 जीरो ये कितना रहेगा यहाँ पे, तो बराबर एक्स आ गया। तो एक्स का मान कितना आया, 800। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में तो आपका जो है ऑप्शन कौन सा सही हुआ, तीसरा। तो अगला प्रश्न आपके सामने, यदि 36 और 48 के सार्व धनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल बराबर 999 प्लस 9 गुणा खाली जगह, तो रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो देखिए सबसे पहली चीज यह है कि 36 और 48 के सार्व धनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल, जो 36 है वो 2, जैसे मान ली 36 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये 36 के फैक्टर हो गए। इसके बाद 48 के देखेंगे कि 48 के फैक्टर कितने होते हैं। तो देखिए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो देख रहे होंगे इन दोनों में जो सार्व का मतलब है इन दोनों में हैं। तो देखिए इसमें भी 2 का है तो ये 2 ले लिया, इसमें भी 2 है तो ये ले लिया। एक तरह से मान लीजिए कि महासभा जो निकालते हैं वो माना जाएगा यहाँ पर। और एक 3 का मिल रहा है आपका, तो 2 दूनी 4 तिया 12। सॉरी मित्रों, थोड़ा आपको एक बात बताना भूल गए कि देखो इसमें जो कहना चाह रहा है वो 36 के आपको बताने हैं कि 36 में किस किस संख्या का भाग जा सकता है, क्योंकि गुणनखंड कहे हैं कि सार्व गुणनखंड, यानी कि इन दोनों में हमें ऐसी संख्या लेनी है जो कि ऐसी संख्याएं कि जिनका भाग इन दोनों में चला जाए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 36 में कौन कौन संख्याओं का भाग जा सकता है। देखिए जैसे 2 का जा सकता है, 4 का भी जा सकता है, 3 का भी जा सकता है ना। तो पहले हम 3 लेंगे, 2 का जा सकता है, 3 का,
4 का, 5 का जाएगा नहीं तो 6 का जाएगा, फिर 6 के बाद 7 का जाएगा नहीं, 8 का नहीं जाएगा, 9 का, 9 चौक 36, 9 का जा रहा है, देखिए 9 चौक 36, तो 9 का भी चला जाएगा, है ना। 5 का गया नहीं, 7 का गया नहीं, 8 का चौक 32 नहीं, और 9 चौक 36, और 9 के बाद जो है 10 का जाएगा नहीं, 11 का जाएगा नहीं, 12 तिया 36, 12 का चला जाएगा, और अब 12 के बाद जो है 13, 14, 15, 16, 17, 18 का चला जाएगा, कितने चला जाएगा, 18 का, और फिर 19, 20, 21, 22, 23, 24, वो तो 36 से जाएगा लास्ट में जाकर, कितने से जाएगा, 36 से, इसमें ये संख्या लास्ट होनी है। अब ऐसे ही करके आप 48 के निकाल लीजिए कि 48 के जो अपवर्त हैं वो कितने हैं, इन्हें अपवर्त बोलते हैं। सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, और 8 4 12, 3 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, 5 का नहीं जाएगा, 6 का चला जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 5 48, 8 का चला जाएगा, 9 10 11 12, 12 चौका 48, 12 का चला जाएगा, 12 के बाद 13 14 15 16 तिया 48, तो 16 का भी चला जाएगा, 17 18 19 20 21 22 23 24 दूनी 48, 24 का भी चला जाएगा, 24 दूनी 48 के बाद फिर 48 का ही जाएगा इसमें। अब इसमें देखिए दोनों में सेम क्या क्या मिल रहा है, तो सबसे पहले जो सेम मिल रहा है उसमें तो 2 का मिलेगा एक जैसा, और 3 का भी है, 4 का भी है, 6 का भी है, 8 9 कैंसिल हो गए, 12 का है, 12 का मिल रहा है, और क्या मिल रहा है, 18 इसमें है नहीं, 36 इसमें है नहीं, 18 नहीं है, तो ये आपके हो गए इतनी संख्या। इन सब का गुणनफल करेंगे, अब हम क्या करेंगे, गुणनफल, वो इसके बराबर माना जाएगा पहले स्टेप के। तो अब इसका गुणनफल करेंगे, संख्या आपके पास 2 3 4 6 12 ये संख्या हुई, तो इनका गुणा कर लीजिए, 2 3 4 6 12। जब इन संख्याओं को गुणा करते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 6 गुणा 12, जो कि आपका आता 1728 आता है। अब मान लीजिए आपका गुणनफल जो आया वो 1728 आ गया, तो अब इसे संख्या को बराबर लिखना है 9 9 9 प्लस 9 गुणा x के, जो यहाँ पे ये दे रखी है ना ये वाली। अब इस समीकरण को हल कर लेंगे, आंसर निकाल लेंगे इसका जो है। तो इसमें से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 18 में से 9 गए तो 9 बचे, यहाँ 11 हो जाएंगे, 11 में से 9 गए तो 9 2 11 होते हैं, यहाँ 6 रह जाएगा, 6 का मतलब 16, 16 में से अगर 9 कम कर देंगे तो 7 बचेगा, और बराबर जो होगा 9 गुणा x होगा। तो इससे अगर इसमें भाग करते हैं हम तो 9 8 72, 9 एकम 9, x की वैल्यू 81 आ जाती है। ऑप्शन नंबर 4 में है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो इतना समझ में आपके आ गया होगा कि इसका जो है ऑप्शन 4 सही है। करना क्या है वो समझ में आ गया। 36 के अपवर्त लिखेंगे, 48 के अपवर्त लिखेंगे, और उसमें से जो कॉमन है उन गुणनखंडों को लेकर के उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो इसके बराबर हो जाएगा पहले स्टेटमेंट के बराबर। दूसरा स्टेटमेंट इधर है, उसमें x लिख करके समीकरण बन जाएगा, उसे x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, यदि 26,679 को 39 से भाग देने पर तथा इतने को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेष फलों के अंतर को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो देखिए, जब इससे भाग करेंगे
तो कितना प्राप्त होगा उसे भाग करके आप ज्ञात कर लीजिए। जब आप इसमें भाग देते हैं 39 का 26,679 में, तो जो शेषफल आता है वो आपका 3 आता है। और जब 34 का भाग इसमें करेंगे तो जो शेषफल आएगा वो आपका 29 आएगा। अब इनका अंतर निकालेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 26 मिलेगा। इसमें अब 18 का भाग करना है आपको, तो 18 का भाग करेंगे तो एक बार जा रहा है और 8 शेषफल बच रहा है यहाँ पे। तो 8 शेषफल का मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 4 में 8 दे रखा है, ये आपका सही हो जाता है। तो ऐसा प्रश्न सीटेट में रिपीट कई बार हुआ है, तो इसे देख लें, क्योंकि इसमें जो है भाग करके जो शेषफल बच रहे हैं उनमें जो है कभी कह देता है इनके शेषफल को एक दूसरे से भाग करना है तो कितना शेषफल आएगा, कभी इस तरह से पूछ लेता है, क्रियाएं कराएगा आपसे भाग की, जोड़ की, घटाई की, इस तरह से, जो कि आपके सिलेबस में है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने देखेंगे। इसमें तो इस तरह का प्रश्न जरूर आपसे परीक्षा में पूछा जाता है, कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको जरूर देख लेना। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।